मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम विश्व की राजनीतिक व्यवस्था में ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत विधायिका की चर्चा करेंगे। विधायिका में एक प्रश्न है। हमने ब्रिटेन के संसद के गठन और उनकी शक्तियों की चर्चा की है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं, और वो प्रश्न है ब्रिटेन के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स को लेकर के। इसके संबंध में एक बात कही जाती है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो संसार का सबसे शक्तिहीन उच्च सदन है, सेकंड चैम्बर है। हाउस ऑफ लॉर्ड इज द वीकेस्ट अपर चैम्बर ऑफ द वर्ल्ड। ब्रिटेन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक जैसा कि हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी, अमेरिका के सेकंड चैम्बर की जो सीनेट है वो दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली, द मोस्ट पावरफुल सेकंड चैम्बर कहलाता है। ठीक उसका उलट ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा है वो वीकेस्ट चैम्बर कहलाती है, वीकेस्ट अपर चैम्बर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई पीपल कॉल इट द वीकेस्ट सेकेंड चैम्बर? और इसी के कारण कहता है कि ये केवल द्वितीय सदन नहीं है बल्कि ये द्वयम दर्जे का सदन है, और यदि वो प्रथम सदन के साथ सहमत है तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, और यदि उसके वो प्रथम सदन के साथ असहमत है तो उसके असहमति का कोई अर्थ नहीं। तो कुल मिलाकर के इसकी भूमिका इतनी नगण्य हो गई है कि लोग यहाँ तक सजेस्ट करते हैं कि इस सदन का उन्मूलन कर दिया जाए तो भी ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या है ये लॉर्ड सदन और क्यों ऐसा कहा जाता है? हम सभी जानते हैं लॉर्ड सदन जो है वो अपर चैम्बर है, उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, स्थायी सदन है, परमानेंट सदन है, जिसका कभी जो है विघटन नहीं होता। ठीक उसके उलट जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, दैट इज द फर्स्ट चैम्बर, दैट इज द लोअर चैम्बर, या प्रथम सदन है, निम्न सदन है, और अस्थायी सदन, उसका कार्यकाल फिक्स है 5 साल। लेकिन जो महत्वपूर्ण भिन्नता है वह है कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स जनता का प्रतिनिधि सदन है, जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है, जबकि ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो एक गैर जनप्रतिनिधि सदन या अनडेमोक्रेटिक, अनरिप्रेजेंटेटिव सदन है। परंतु चूंकि इतिहास में से जो है गुजर करके जो ब्रिटेन आज वहाँ पहुँचा है, और हम जैसा कि जानते हैं कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ परंपराओं का या परंपरागत संस्थाओं का बड़ा सम्मान किया जाता है, और उसकी उपयोगिता न होने के बाद भी उसे बनाए रखने में उनकी बड़ी रुचि होती है। और शायद यही कारण है कि लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो एक अनरिप्रेजेंटेटिव, जिसकी डेमोक्रेसी में या प्रजातंत्र में जिसकी भूमिका लगभग नगण्य हो गई है, और किसी भी प्रकार से वो जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों का जो है वो प्रतिबिंबित नहीं करता, बल्कि उसके फॉर्मेशन का कैरेक्टर देखेंगे, उसके गठन की प्रणाली देखेंगे तो उसमें 92 तो वो लोग हैं जो है वंशानुगत हैं। 92 पीयर्स जो हैं वो वंशानुगत है, और वो पीयर्स भी जो है पिछले सदी के अंतिम दशक में जो है ये तय किया गया। इसके अलावा उसमें जो जितने भी सदस्य हैं मतलब सभी के सभी वो मनोनीत सदस्य हैं, चाहे वो आजीवन पीयर्स हों या फिर जो है धार्मिक पीयर्स हों, रिलीजियस पीयर्स हों, या पूर्व में अब जो है सुप्रीम कोर्ट बन जाने के बाद जो न्यायाधीश हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सदस्य होते हैं, नहीं तो इन्हीं में से न्यायिक लॉर्ड होते थे जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका निभाते थे।
उनका भी जो है मनोनयन सरकार के द्वारा होता था। तो कुल मिलाकर के लॉर्ड्स सदन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कैरेक्टर देखेंगे, उसका चरित्र देखेंगे, तो दरअसल ये मनोनीत सदस्य है। और मुख्य रूप से मनोनयन कुछ जो है, जो मनोनयन जो किया जाता है वो मूल रूप से सरकार, और सरकार जो निम्न सदन से निकलती है, जो जनप्रतिनिधि सदन है और जो प्रजातंत्र का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर के लॉर्ड सदन प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह कुलीन तंत्र का जो है रिप्रेजेंटेशन करता हुआ दिखाई देता है। शायद यही वजह है कि धीरे धीरे जो है ब्रिटेन की राजनीति में द्वितीय सदन, उच्च सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का महत्व जो है धीरे धीरे नगण्य हो गया है, शून्य हो गया है। लेकिन फिर भी वह है, और शायद इसी कारण से जो है उसकी सारी शक्तियां जो है वो धीरे धीरे जो है जनप्रतिनिधि सदन को हस्तांतरित हो गई है, और वह एक सिंबॉलिक संस्था के रूप में आज के दिनों में पाया जाता है। तो शक्तिहीन सदन है ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है, उसको एग्जामिन करते हैं। पहली चीज़ कही जाती है, सामान्य कानून निर्माण में भी यदि वो निम्न सदन से तुलना की जाए तो उसकी अत्यंत कमज़ोर स्थिति है। जैसा कि दूसरे देशों से तुलना करें, जैसा कि ब्रिटेन में हमने देखा था, ब्रिटेन में यदि सामान्य कानून संबंधी विधेयक लाया जाता है तो किसी भी सदन में लाया जाता है। ब्रिटेन में भी ऐसी व्यवस्था है, किसी भी सदन में उसे रखा जा सकता है। लेकिन एक सदन में पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन उसे पारित करने से मना कर देता है। यानी कि यदि जो है विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, तब जो है ब्रिटेन में स्थिति बहुत साफ है। यदि दो लगातार सत्र में, वहाँ पर जो है संसद की बैठक वर्ष में एक बार बुलाई जानी आवश्यक है, यदि दो लगातार सत्र में कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है और उससे उच्च सदन सहमत नहीं है तो वह उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। अब दूसरे देशों में जो है सामान्य कानून के संदर्भ में स्थिति देखें तो अमेरिका में ये संभव नहीं है कि निम्न सदन के द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाए और सीनेट यदि उसे सहमत नहीं है तो वो पारित हो जाए। वहाँ पर व्यवस्था है, जैसा कि मैंने कल कहा था, कि 3-3 सदस्यों की एक समिति बनती है और 3 सदस्य सीनेट के जो लिए जाते हैं वो निश्चित रूप से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ज़्यादा अनुभवी हैं और ज़्यादा कार्यकाल के लिए वो चुने जाते हैं। इस प्रकार सीनेट के सदस्यों की स्थिति काफ़ी मजबूत है। इसलिए जो कमेटी बनाई जाती है उसमें जो विचार सीनेट के सदस्य के होते हैं लगभग वही मान्य होता है। तो यहाँ पर वरीयता जो मिली है वो सीनेट को दिखाई देती है। भारत में चले आए, भारत में देखेंगे तो यहाँ पर संयुक्त बैठक बुलाने की परंपरा है। यदि दोनों सदनों में यदि कोई मतभेद है किसी विधेयक को लेकर के, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वह लोक सदन का स्पीकर करेगा। और चूंकि लोक सदन की सदस्य संख्या उच्च सदन से 2 गुना से भी अधिक है, इसलिए निश्चित रूप से वरीयता जो है वो निम्न सदन को मिल जाती है। तो कुल मिला निम्न सदन को मिलती है, लेकिन जो है ये विधेयक जो है संयुक्त सदन में ही पारित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे यदि तुलना करें और स्विट्जरलैंड से यदि तुलना करेंगे तो दोनों सदनों को यहाँ पर समान अधिकार है। कुल मिलाकर के प्रत्येक देशों के उच्च सदन से यदि तुलना करते हैं तो सबसे कमज़ोर स्थिति जो है ब्रिटेन के उच्च सदन की है, क्योंकि वो केवल निम्न सदन के द्वारा पारित विधेयक को 1 वर्ष तक के लिए रोक सकता है, इसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं कर सकता। इससे भी खराब स्थिति वित्त पर नियंत्रण के संदर्भ में है। ब्रिटेन में व्यवस्था है, परंपरा है कि जो वित्त विधेयक है वो केवल निम्न सदन में ही पेश किया जाएगा, और यही परंपरा सब जगह है। ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका में भी, स्विट्ज़रलैंड की बात हम नहीं करते, वहाँ पर दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में कार्य होते हैं। इसके अलावा जो है अमेरिका में भी सब जगह निम्न सदन में पेश किए जाते हैं। ब्रिटेन में भी निम्न सदन में पेश किए जाते हैं, लेकिन निम्न सदन से पारित होने के बाद जब उच्च सदन में आता है तो
यहाँ पर ब्रिटेन में केवल 30 दिनों तक की वो डिले कर सकता है। कहने का अर्थ ये है कि निम्न सदन के द्वारा पारित वित्त विधेयक यदि उच्च सदन में आता है तो उच्च सदन यदि 30 दिन के भीतर उसे वापस नहीं लौटाता तो वो उसी रूप में पारित मान लिया जाता है, और यदि 30 दिन के भीतर उसे लौटा दिया कुछ सजेशन के साथ तो उस सजेशन को मानना ना मानना जो है वो निम्न सदन का अधिकार है। अमेरिका में ऐसी स्थिति नहीं है। अमेरिका में निम्न सदन के द्वारा पारित विधेयक यदि उच्च सदन में जाता है, सीनेट में जाता है, तो वहाँ पर जो है वह किसी भी प्रकार की कटौती कर सकता है और सीनेट जिस रूप में वित्त विधेयक को पारित कर देता है उसी रूप में पारित हो जाता है। जो है स्विट्जरलैंड में चले जाएंगे तो वहाँ पर दोनों सदनों को इस संदर्भ में भी समान अधिकार प्राप्त हैं। केवल भारत की स्थिति जो है वो ब्रिटेन से मेल खाती है, जहाँ राज्यसभा को केवल 14 दिन तक वित्त विधेयक को रोकने का अधिकार है। अन्यथा अन्य सभी देशों में उच्च सदन की स्थिति वित्त के संदर्भ में जो है बेहतर है। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो स्थिति है वो कार्यपालिका के निर्माण से संबंधित। सबसे पहली चीज संसदीय प्रणाली जहाँ है, एक बात ध्यान रखने की योग्य है कि संसदीय प्रणाली में जो है कार्यपालिका का गठन जो होता है वो गठन निम्न सदन के विश्वास पर होता है, निम्न सदन के बहुमत के आधार पर होता है। उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के गठन के लिए आमंत्रित किया जाता है जिस व्यक्ति को निम्न सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, और वो तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे निम्न सदन का समर्थन मिलता रहता है। तो कार्यपालिका जो है संसदीय प्रणाली में उसका अपना कोई कार्यकाल नहीं होता, वो निम्न सदन पर टिकी हुई होती है। इसमें उच्च सदन की भूमिका जो है मुख्य रूप से ब्रिटेन में क्या है, केवल जो है मुख्य उच्च सदन की भूमिका है कि वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों से कुछ प्रश्न पूछ सकता है। कुछ प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट होना असंतुष्ट होना अलग बात है। इसके अतिरिक्त जो है उच्च सदन की कोई भूमिका नहीं है, न निर्माण में और न कार्यपालिका को उसके पद से अपदस्थ करने में। यहाँ पर कार्यपालिका को अपदस्थ करने का या उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उससे सत्ता से उखाड़ फेंकने का जो अधिकार है वो भी किसके पास है, वो उच्च सदन निम्न सदन के पास है। और इस तरह से आप पाएंगे कि जबकि हमने अमेरिका में देखा था कि सीनेट के पास कार्यपालिका के अधिकार दे, सीनेट जो है वो उच्च सदन है और वहाँ पर कार्यपालिका पर नियंत्रण केवल और केवल उच्च सदन को दिया गया था। यदि हम स्विट्जरलैंड में चले जाएं तो वहाँ हम पाते हैं कि कार्यपालिका का निर्माण और कार्यपालिका पर नियंत्रण दोनों ही कार्य जो है वह वहाँ के विधायिका दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा करता है, दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से ब्रिटेन के जो उच्च सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसकी तुलना यदि आप अमेरिका से करें जो सर्वाधिक शक्तिशाली है, वहाँ तो कमजोर स्थिति होगी ही, लेकिन वहाँ से चले आए भारत भी संसदीय प्रणाली है और ब्रिटेन भी संसदीय प्रणाली, लेकिन भारत में सामान्य कानून के संदर्भ में स्थिति जो है वह बेहतर है। किससे? वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से बेहतर है। यहाँ पर कम से कम संयुक्त बैठक में जो है इसे पारित किया जाता है, और वो भी एक्सट्रीम सिचुएशन में। सामान्यतः यह होता है कि यदि राज्यसभा सहमत नहीं है, लोकसभा ने कोई बिल पारित किया है तो उसे रद्द मान लिया जाता है। वो बहुत ही जो है महत्वपूर्ण कोई विधेयक हो, ऐसी परिस्थिति हो जो विधेयक सरकार को लगता है कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे पारित किया जाना अति आवश्यक है, तभी जाकर के एक संयुक्त बैठक की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि संशोधन विधेयक है तो राज्यसभा जो उच्च सदन है असहमत होते ही वो समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य जो अधिकार हैं उसमें जो है राज्यसभा की स्थिति लोक सदन से बेहतर दिखाई देती है। जैसे यदि संघीय व्यवस्था होने के कारण यदि राज्य की सूची से कोई विषय निकाल करके केंद्र को देना हो तो वो केवल और केवल जो है उच्च सदन ही कर सकती है।
उसी तरह जो है उपराष्ट्रपति महाभियोग लगाना हो, केवल और केवल जो है उच्च सदन ही कर सकता है। यदि जो है संघीय व्यवस्था में कोई अन्य प्रकार की सेवाएं गठित करनी हो तो केवल और केवल उच्च सदन ही कर सकता है। तो इस तरह से चाहे युद्ध की घोषणा हो तो केवल उच्च सदन ही कर सकता है। यदि आपातकाल की घोषणा हो गई है और निम्न सदन भंग हो गया है तो एक सदन है उच्च सदन, जिसके द्वारा जो है सब कुछ संचालित किया जाता है। उसके स्वीकृत करने के बाद जो है ही जो है चीज़ें जो है मान्य होंगी। इस तरह से भारत की राज्यसभा की तुलना यदि ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड से करते हैं तो हम पाते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड से बहुत अधिक अधिकार जो है भारत के जो राज्यसभा को दिए गए। अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ तो स्थिति अलग है, वहाँ तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है। वहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ कार्यपालिका पर नियंत्रण सीनेट के पास है। वहाँ पर कोई भी वित्त विधेयक उसके बिना स्वीकृति के पारित नहीं हो सकता। वो कोई भी सामान्य कानून उसकी सहमति के बिना पारित नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के सारी स्थिति में जो है वहाँ उच्च सदन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्विट्जरलैंड में चले जाएं, वहाँ तो दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से देखने पर जो है जो चीज़ सामने आती है कि लॉर्ड सभा जो है न केवल अध्यक्षीय शासन प्रणाली की स्थिति में या फिर जहां मिक्स शासन प्रणाली वहां, बल्कि उन देशों में जहां पर ब्रिटेन से ली गई जो व्यवस्था है उसके समानांतर ही व्यवस्था जो बनी है, उसमें भी ब्रिटेन के उच्च सदन की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है कि ये संसार की सबसे कमज़ोर उच्च सदन है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी हमने चर्चा आरंभ में की, कि ये अनरिप्रेजेंटेटिव, अनडेमोक्रेटिक जो है वह सदन है। इसकी कोई आवश्यक, चूँकि जैसे जैसे प्रजातंत्र सुदृढ़ होता गया, प्रजातंत्र जो है मजबूत होता गया, प्रजातांत्रिक परंपराएं जो है स्थापित होती गई, वैसे वैसे शक्तियां जो है जनप्रतिनिधियों के हाथों में हस्तांतरित होती गई। और जो गैर प्रतिनिधि व्यवस्था थी उससे शक्तियां बाहर निकलती चली गई। चूंकि लॉर्ड सदन आज भी एक मनोनीत और या ऐसा सदन है जिसमें आनुवांशिक आधार पर जो है सदस्यता दी गई, तो ऐसे सदन में शक्ति के होने की संभावना प्रजातंत्र में अत्यंत जो है न्यून होती है। और यही कारण है कि ब्रिटेन की लॉर्ड सभा जो है धीरे धीरे बहुत ही कमज़ोर हो गई है। और इतनी कमज़ोर हो गई है कि यह प्रथम सदन से सहमत है तो भी इसका कोई मतलब नहीं है, और यदि असहमत है तो भी इसका कोई महत्व नहीं है। और ये बिल्कुल सटीक स्टेटमेंट मानी जाती है। तो ये है ब्रिटेन के लॉर्ड सभा के संदर्भ में चर्चा। आज इतना ही। कल हम जो है और इस पर